स्वागत है आपका। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि फेनरोगेम्स क्या होते हैं। आप लोगों ने अब तक मेरे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें फेनरोगेम्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनमें सीड का फॉर्मेशन होता है फेनरोगेम्स कहलाते हैं। और हम फेनरोगेम्स को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और दूसरा क्या होता है एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। ठीक है, अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात जब करते हैं तो यहां पर हमको एक बात समझ में आती है कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत उन पादप समूह को शामिल किया गया है, उन पादपों को शामिल किया जाता है जिनके सीड के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है, अर्थात सीड फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं। इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनको नेक सीड प्लांट कहा जाता है, अर्थात सीड कैसे होते हैं, बीज कैसे होते हैं, नग्न होते हैं। वहीं अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो इनमें सीड के चारों ओर कवरिंग पाई जाती है, अर्थात ये जो सीड होते हैं फ्रूट के अंदर बंद होते हैं। अन्य मुख्य अंतरों की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनके हैबिटेट को भी समझ लेते हैं। आपको मालूम है कि जिम्नोस्पर्म वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, संसार के सभी भागों में पाया जाता है, लेकिन सीमित मात्रा में, लिमिट के रूप में पाया जाता है। और साथ ही जिम्नोस्पर्म कैसा होता है, जीरोफाइटिक नेचर का होता है। वहीं एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये संसार के हर भागों में पाए जाते हैं, हर जगह पर पाए जाते हैं। ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जीरोफाइट्स हो सकते हैं, हेलोफाइट्स हो सकते हैं, एपिफाइट्स के रूप में भी ये पाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अंतर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में है। हम कुछ प्रमुख अंतरों को हमने यहां पर लिया है और उन्हीं अंतरों के आधार पर इन दोनों के बीच में हम अंतर स्पष्ट करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स को हमने लिया हुआ है, तो चलिए देखिए मैंने क्या काम किया है कि इस पूरे के पूरे अंतर को एक्सप्लेन करने के लिए 4 कॉलम बनाए हुए हैं। सबसे पहला कॉलम क्रमांक का है, नंबर का है। दूसरा कॉलम जिनके आधार पर हमें अंतर करना है, कैरेक्टर्स का है। तीसरा कॉलम जिम्नोस्पर्म में लिया है और चौथा कॉलम एंजियोस्पर्म को लिया है। तो चलिए अंतर करते हैं। सबसे पहला अंतर देखिए, फ्लावर की उपस्थिति। ठीक है, फ्लावर की उपस्थिति की जब हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में फ्लावर एब्सेंट होता है, वहीं एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में फ्लावर प्रेजेंट होता है। दूसरी बात करें, दूसरा अंतर देखें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आधार पर। जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो कोन में पाए जाते हैं, ठीक है, कोन के रूप में उपस्थित होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में यह फ्लावर में उपस्थित होते हैं, फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है वो फ्लावर का ही एक पार्ट होता है। तीसरा अंतर देखिए, आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में यह अनुपस्थित होता है। चौथा अंतर देखिए, बीज सीड के आधार पर अगर बात करें तो जो जिम्नोस्पर्म होता है, आपको मालूम है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि ये नेक्ड सीड प्लांट है, अर्थात इनके बीज के चारों ओर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसके चारों ओर जो है आवरण पाया जाता है, कवर पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है। इसके बाद हम वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम की हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही वेस्कुलर प्लांट है, परंतु जिम्नोस्पर्म जो है वेल डेवलप्ड वेस्कुलर प्लांट नहीं है, अर्थात इसमें जाइलम वेसल्स की जो है अनुपस्थिति होती है। लेकिन एंजियोस्पर्म कैसा वेल डेवलप्ड प्लांट है और उनमें वेस्कुलर टिश्यू पूरी तरह से प्रेजेंट होता है, तो यहां पर जाइलम वेसल्स जो है एंजियोस्पर्म में कैसा होगा, प्रेजेंट होगा। वहीं पर कैंपेनियन सेल्स की बात करें जो कि फ्लोएम में पाया जाता है, ठीक है, फ्लोएम में पाए जाने वाला अगर हम कैंपेनियन सेल्स की बात करते हैं, सहकोशिकाओं की बात करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में यह अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। वहीं पर एंजियोस्पर्म की बात करें
तो ये यहां पर उपस्थित होता है। एक और अंतर देखें, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की हम जब बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में जो है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है। वहीं पर एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जो है ये उपस्थित होता है। अब यहां पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इनमें जो ओव्यूल्स होता है, अगर हम ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। कुछ इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर होता है और इसके बीचों बीच में जो है वो इम्ब्रूस सैक मौजूद होता है। बीचों बीच में क्या मौजूद होता है भाई? इम्ब्रूस सैक मौजूद होता है, भ्रूण कोष मौजूद होता है और यहां पर नीचे की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें बीच वाली जो कोशिका होती है इसको एग सेल कहा जाता है। वहीं पर ऊपर की ओर भी 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और ये कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स होती है। और बीचों बीच में इन तीनों कोशिकाओं के ऊपर वाली कोशिकाएं और नीचे वाली कोशिकाओं तीनों के बीचों बीच में जो है यहां पर बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियाई उपस्थित होता है। जब पॉलिनेशन की क्रिया होती है और जो पोलन ट्यूब बनता है वह पोलन ट्यूब इस माइक्रोपाइल से होता हुआ अंदर की ओर प्रवेश करता है और इस पोलन ट्यूब में 2 केंद्रक होते हैं, 2 गैमेट होते हैं, मेल फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट। फर्स्ट मेल गैमेट और दूसरा सेकेंड मेल गैमेट। भाई फर्स्ट मेल गैमेट जो है वो किसके साथ क्रिया करता है? एक के साथ क्रिया करता है और जब ये एक के साथ क्रिया करता है तब ऐसी अवस्था में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। वहीं पर जो सेकेंड मेल गैमेट है वह सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है और यहां पर इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, भ्रूण कोश का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि इसमें गैमेट के द्वारा निषेचन की क्रिया 2 बार हुई है, इस कारण से इस प्रकार के निषेचन को द्विनिषेचन कहा जाता है। और आप देखेंगे कि ट्रिपल फ्यूजन की अगर हम बात करें तो पहली बार फ्यूजन एक सेल के साथ हुआ, दूसरी बार डाटा न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियाई हैं? 2 न्यूक्लियाई। तो कुल मिलाकर फ्यूजन कितनी बार हुआ? 3 बार। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की जब हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में इसका अभाव होता है, वहीं एंजियोस्पर्म में ये पाया जाता है। चलिए एक और कैरेक्टर को देखें, एंडोस्पर्म की बात करें। एंडोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है और चूंकि बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है इस कारण से यहां कैसा होता है? अगुणित होता है, हैप्लाइड होता है। वहीं पर अगर हम भ्रूणपोष की बात कर रहे हैं, भ्रूणपोष की एंजियोस्पर्म में बात करते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा फर्टिलाइजेशन के बाद जो है किसका निर्माण हुआ है? इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है। इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंडोस्पर्म बना हुआ है, भ्रूणपोष बना हुआ है और यहां कैसा होता है? ट्रिप्लाइड होता है। ठीक है, ये कैसा हो गया भाई? ट्रिप्लाइड होता है। चलिए एक और कैरेक्टर देखें, पोलन ग्रेन का माइक्रोपाइल तक पहुंचना। जिम्नोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन है सीधे ही ओव्यूल्स के माइक्रोपाइल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की हम जब बात करते हैं तो पोलन ग्रेन जो होते हैं सीधे ओव्यूल्स के माइक्रोपाइल तक सीधे पहुंच जाते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले पॉलिनेशन की क्रिया होती है और पॉलिनेशन की क्रिया के पश्चात जब पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो भाई पोलन ग्रेन कहां पहुंचते हैं? स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और जब स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो वहां पर इनका जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होने के बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और ये जो पोलन ट्यूब है यह पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल तक पहुंचती है। और ये जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है भाई? ये पोलन ट्यूब है
चलिए, तो यहाँ पर हमने बहुत आसानी के साथ जो है अब तक 9 अंतर हमने देख चुके हैं। 10वां अंतर के रूप में हम एग्जाम्पल लेते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत मुख्य रूप से पाइनस आ जाता है, नीटम आ जाता है, इफेड्रा आ जाते हैं। ये जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है। वहीं पर एंजियोस्पर्म की बात करें, औरतबीजी पादपों की बात करें, तो बहुत सारे इसके अंतर्गत प्लांट्स को शामिल किया गया है। जैसे मैंगो हो गया, विभिन्न प्रकार के जो ग्रेप्स होते हैं वो शामिल हैं, बनियान ट्री हो गया, नीम हो गया, सागौन हो गया, ये सारे के सारे जो है एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने डिफरेंस जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में देखा है। उम्मीद करूंगा कि यह अंतर आपको आसानी के साथ समझ में आए होंगे। यदि यह अंतर आपको आसानी के साथ समझ में आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।